हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के अंदर विज्ञान में जो वर्कबुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड कार्यपत्रक 1, 2 और 3 के बारे में। दोस्तों, इन कार्यपत्रक में पूछे गए प्रश्न जो हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में दिखने वाले हैं। एक चीज़ और बता दें कि आपके क्लास 10th के अंदर जो मैथ, साइंस और इंग्लिश की वर्कबुक है वो इसी चैनल पर करवाई जा रही है। तो अगर आप उन सभी वीडियो का लाभ उठाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। चलते हैं कार्यपत्रक 1, 2 और 3 के बारे में। सर्वप्रथम हम देखते हैं कार्यपत्रक 1। प्रश्न पूछा गया है, इसके अंदर रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखो। हाँ जी, एक बात और बता दूं आपको साथ में ही कि इस चैनल पर आपको कोई भी क्वेश्चन है वो एकदम ऑथेंटिक आंसर मिले। तो किसी भी क्वेश्चन में मतभेद होने पर यहाँ पर एकदम ऑथेंटिक आंसर सभी स्थानों से खोज के एकदम रिसर्च करने के बाद में ही यहाँ पर लिखा जाता है। तो एकदम निश्चित रहिए, आपको सटीक आंसर ही मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रासायनिक समीकरण को जो परिभाषा है वो लिखो। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारकों तथा उत्पाद को उनके प्रतीक के रूप में लिखने से प्राप्त समीकरण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, अभिकारकों व उत्पाद को संक्षिप्त में लिखना क्या दर्शाता है। कई सारे जगहों पर आपको यह आंसर अलग अलग मिल सकता है, लेकिन ध्यान से देखना। यह दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिखना सबसे सरलतम तथा उपयोगी विधि है। इसको आप इस स्लाइड में आराम से देख सकते हो। यहाँ से मैंने ये इसका सही और सटीक आंसर लिया है। प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखो। तो इस नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर सकते हैं, न ही द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है। अर्थात अभिकारकों तथा उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर रहता है। जितना द्रव्यमान इधर अभिकारकों का है उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया के उधर जो उत्पाद हैं उनका रहने वाला है। टोटल द्रव्यमान बराबर रहता है, ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात कर लें, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। एकदम साफ शब्दों में आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, तो प्रश्न नंबर 5 है, बुझे हुए चूने का नाम और रासायनिक सूत्र लिखना है। नाम, रासायनिक नाम लिखना है अपने को। तो वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यही इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र। कैल्शियम ब्रैकेट में है, हाइड्रो ऑक्साइड मतलब OH। प्रश्न नंबर 6 की अगर हम बात करें, निम्न समीकरण कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है। तो इसमें देखो, जिंक ने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया, निकाल दिया इस यौगिक में से। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ जी, तो अब हम देख लेते हैं कार्यपत्रक 2 के बारे में। अच्छा दोस्तों, एक काम करना है आपको कि इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में 3 कार्यपत्रक है, और 3 कार्यपत्रक में आपको बता दूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे अपने 6 हैं, 7 हैं और 7 हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में से ऐसे कितने प्रश्न हैं जो आपको एकदम सही सही आते हैं, वो आप एकदम से मेरे को कमेंट में बताएं। देखते हैं कौन कितने क्वेश्चन कर पा रहा है, उसके बाद में हम देखेंगे आपने क्या क्या यहाँ से सीखा है। ठीक है, देखो कार्यपत्रक 2 में संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखो। प्रश्न नंबर 1 है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बात करें प्रश्न नंबर 2 की, दीवार पर सफेदी करने पर चमक क्यों आती है। देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इतना ही इंटरेस्टिंग इसका जवाब भी है। देखो, क्यों हो जाती है चमक, क्योंकि दीवार पर जब चूने के पानी, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसका लेप किया जाता है तो यह CO2 से अभिक्रिया करके एक पदार्थ बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। यही चमकीला है जिससे चमक आती है। CO2 कहाँ से, वायुमंडल से मिल जाएगी, दीवार पर ही लगा दिया और आपस में अभिक्रिया करेंगे। 2-3 दिन बाद में हम देखेंगे दीवार पर एकदम बढ़िया चमक आती है जब हम दिवाली पे सफेदी करते हैं ना दीवारों पे, तब। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अंतर बताओ। 2 अंतर बता देंगे उदाहरण दे करके। ठीक है, चलो, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करें तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये 2 चीज़ें बनेगी। ठीक है, इसमें ऊष्मा हम दे रहे हैं, इसलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है,
अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो इसमें जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा निष्कासित होती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि बात करें इसकी, ये वही है सफ़ेदी वाला, मार्केट से लेके आए, उसको अंदर हमने पानी में डाल दिया, फिर क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसको हम चूने का पानी बोलते हैं। और इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, स्पष्ट कीजिए क्यों है भाई। देखो श्वसन के दौरान ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊर्जा मुक्त करता है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊर्जा मुक्त हो रही है ना इसलिए। बात करें प्रश्न नंबर 5 की, फेरस सल्फेट के क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं, तो 7 क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं फेरस सल्फेट के अंदर। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 6 की, तो फोटोग्राफी में किस प्रकार की अभिक्रिया घटित होती है, सिल्वर ब्रोमाइड का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होता है, तो इसको हम प्रकाश या अपघटन बोल सकते हैं। तो किस प्रकार की अभिक्रिया घटित होती है, यह एक अपघटन अभिक्रिया संपन्न होती है। शॉर्टकट में आंसर लिखो तो बता रहा हूँ, और इस अभिक्रिया को मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है आपको समझने के लिए। सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसको हम, देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखना भूल गया मैं, इस तीर के ऊपर लिखना है आपको सूर्य का प्रकाश। ठीक है, लिख लोगे, इतना काम तो आप कर ही सकते हो ना। और सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक मतलब अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देता है, यही होता है। ठीक है, कम क्रियाशील अधिक को नहीं हटा पाएगा, कोई भी विस्थापन नहीं होगा, ये गलत हो जाएंगे तीनों आंसर नीचे वाले, ऊपर वाला एकदम से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अब कार्यपत्रक 3 की। कार्यपत्रक 3 के अंदर आपको दिख रहा है, देखो प्रश्न नंबर 1 पूछ रहा है कि संक्षारण किसे कहते हैं जी, तो हम बोलेंगे साहेब जब कोई धातु अपने आसपास की नमी या अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो अपनी उसकी जो चमक है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, इस प्रक्रिया को ही हम संक्षारण कहते हैं जी। ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, किस घटना के कारण चांदी काली पड़ जाती है, यही क्वेश्चन अपने चैप्टर नंबर जो 3 धातु और अधातु है वहाँ पर भी पूछा जाएगा, ध्यान देना इसको, वापस से हम देखेंगे आगे। देखो चांदी वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में अभिक्रिया करने के कारण काली पड़ जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के कारण काली पड़ जाती है। देखो तो सिल्वर है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S बना है और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई है, यही अपना काले रंग का पदार्थ है, यही है Ag2S। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, कॉपर के ऊपर हरापन कौन सी अभिक्रिया के कारण दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है। देखो कॉपर है वो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके हरे रंग का पदार्थ जिसको हम कॉपर कार्बोनेट कहते हैं वो बनाता है। ठीक है साहब, यह कॉपर के संक्षारण के कारण होता है। ठीक है, तो ये हरे रंग का पदार्थ कौन बना, कॉपर कार्बोनेट, इसकी वजह से हरा रंग आया। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4, निश्चित अवधि के पश्चात तेलीय खाद्य पदार्थों का स्वाद क्यों बदल जाता है। देखो इसको हम विकृत गंधिता के कारण शॉर्टकट में लिख सकते हैं, विकृत गंधिता के कारण, लेकिन पूरा विस्तार से देखो, तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं तो अपचयित मतलब रिड्यूस्ड हो करके विकृत गंधित हो जाते हैं, जिससे उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। ठीक है, सीलबंद चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, तो उसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित किए। उपचयन को ही हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित करना है, एक बीच में लाइन खींच देंगे और अंतर बता देंगे। फिर उपचयन क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, तो हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उपचयन ऑक्सीकरण। बात करें अपचयन की बात, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन या फिर हाइड्रोजन का योग होता है तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अवक्षेप क्यों प्राप्त होते हैं। अच्छी बात है, बताओ साहब। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अघुलनशील ठोस पदार्थ बनते हैं, मतलब कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो पानी में घुल नहीं सकते, तो उन्हें अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
तो 100 की बात ये निकल के आई, अर्थात अवक्षेपण अभिक्रिया के कारण ही अवक्षेप प्राप्त होते हैं। ठीक है, आ गई होगी बात आपको समझ में। आगे हम कार्यपत्रक 4 है जो कि अम्ल क्षार और लवण चैप्टर नंबर 2 के बारे में होने वाला है। इस अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है सबसे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। बाकी मिलते हैं हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।